रात के 2 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है। हवा भी जैसे थम गई है। आसमान बिल्कुल शांत है और वहां ऊपर एक जाना पहचाना चेहरा चमक रहा है, चांद। हजारों सालों से हर रात वो वही है, हमेशा एक जैसा, हमेशा भरोसेमंद। लेकिन आज रात कुछ बदलने वाला है। अचानक आसमान की काली चादर को चीरते हुए एक जलती हुई आग की लकीर दिखाई देती है। पहले छोटी, फिर तेज, फिर इतनी चमकदार कि आंखें चौंधिया जाएं। ये कोई टूटता तारा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत खतरनाक। और फिर सिर्फ कुछ सेकंड में वो सीधा चांद से टकराता है। लेकिन ये कोई सामान्य धमाका नहीं था। ये वो ऊर्जा थी जो हमारी समझ से बाहर है। असल में अगर कोई विशाल एस्टेरॉयड लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से टकराए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो लाखों मेगाटन टीएनटी के बराबर हो सकती है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन कि उसकी चमक धरती तक साफ दिखाई दे सकती है। आप ऊपर देखते हो और जो आप देखते हो वो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। चांद अब एक नहीं रहा, वो 2 टुकड़ों में बंट चुका है। लेकिन यहां एक वैज्ञानिक सच्चाई समझना जरूरी है। पूरे चांद को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर उसे बांधे रखती है। नासा और प्लैनेटरी साइंस के अनुसार ज्यादा रियलिस्टिक सिनारियो ये होगा कि चांद टूटकर एक बड़ा हिस्सा और कई छोटे डेब्रीज में बदल जाए। लेकिन आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनारियो, जहां चांद सच में 2 बड़े हिस्सों में बंट जाता है। और यहीं से शुरू होता है धरती के अंत का काउंटडाउन। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है, क्या अब रातें वैसी रहेंगी? क्या समुद्र शांत रहेगा? क्या धरती स्टेबल रहेगी? या आज से शुरू होगा एक ऐसी कहानी जिसका अंत हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वेलकम टू आईफिनिटी। हम हर रात चांद देखते हैं और हमें लगता है ये बस एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चांद हमारी धरती का साइलेंट गार्डियन है। ये कोई पोएटिक बात नहीं, ये प्योर साइंस है। चांद की ग्रेविटी धरती के महासागरों को खींचती है, जिससे बनते हैं ज्वार भाटा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चांद धरती की रोटेशन को धीरे धीरे स्टेबलाइज करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, चांद हमारी धरती के एक्सियल टिल्ट को स्टेबल रखता है, जो अभी लगभग 23.5 डिग्री है। अगर ये टिल्ट स्टेबल ना रहे तो सीजन्स, क्लाइमेट, सब कुछ बिखर जाएगा। अब सोचो, अगर ये गार्डियन अचानक टूट जाए तो सिर्फ आसमान नहीं बदलेगा, पूरी धरती बदल जाएगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या ये सच में पॉसिबल है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम में कई मैसिव ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे वेस्टा और सीरिस। इनका साइज सैकड़ों किलोमीटर तक है। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी 20 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से चांद से टकराए तो इंपैक्ट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि चांद की आउटर क्रस्ट क्रैक हो जाए, ह्यूज फ्रैगमेंट्स अलग हो जाएं और एक्सट्रीम केस में ग्रेविटेशनल बाइंडिंग कमजोर पड़ सकती है। लेकिन याद रखो, ये सिनारियो एक्सट्रीमली रेयर है, पर इम्पॉसिबल नहीं। और स्पेस में रेयर का मतलब होता है बस अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है। अब इमेजिन करो, चांद के 2 विशाल टुकड़े हैं और दोनों अभी भी धरती की ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। उनका मास अलग है, उनका ऑर्बिट अनस्टेबल है, उनका मोशन केओटिक है, यानी आसमान अब एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका है। जो चीज हजारों सालों तक स्टेबल थी, अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। समुद्र अब शांत नहीं रहेगा। हर दिन, हर रात हमारे महासागर चांद की ग्रेविटी के साथ नाचते हैं। लेकिन अब 2 चांद बराबर 2 अलग ग्रेविटेशनल पुल्स, अलग अलग दिशा बराबर कॉम्प्लेक्स टाइडल पैटर्न्स, और इसका रिजल्ट बराबर केओस। वैज्ञानिक मॉडल्स दिखाते हैं कि अगर टाइडल फोर्सेस इरेगुलर हो जाएं, तो ओशन बिहेवियर वायलेंटली अनस्टेबल हो सकता है। कल्पना करो, हर 6 से 8 घंटे में सुपर टाइड्स उठ रही हैं। लेकिन ये नॉर्मल टाइड्स नहीं है,
लहरें 50 से 100 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। कोस्टल एरियाज बार बार डूब सकते हैं। इरोजन इतनी तेजी से होगा कि लैंड ही गायब होने लगेगा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहर हर दिन खतरे में होंगे। मरीन लाइफ, बहुत सारी स्पीशीज टाइडल रिदम पर डिपेंड करती हैं। अगर ये रिदम टूट गया तो ब्रीडिंग साइकिल्स कोलैप्स हो जाएंगे, कोरल रीफ्स मरने लगेंगे, फिश माइग्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी और ओशन इकोसिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा। दिन रात अब भरोसेमंद नहीं रहेंगे। ये एक हिडन इफेक्ट है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। चांद सिर्फ टाइड्स ही कंट्रोल नहीं करता, वो धरती की रोटेशन को भी अफेक्ट करता है। असल में चांद की ग्रेविटी धरती के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिससे रोटेशन धीरे धीरे स्लो होती है। इसीलिए एंशियंट अर्थ पर दिन सिर्फ लगभग 6 घंटे के थे। लेकिन अगर सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, रोटेशन स्पीड फ्लक्चुएट कर सकती है, दिन छोटे या लंबे हो सकते हैं और एक्सट्रीम केस में रोटेशन वबल भी कर सकती है। यानी हमारा 24 घंटे का सिस्टम अब फिक्स्ड नहीं रहेगा। अब असली खतरा, क्लाइमेट कोलैप्स। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का सबसे क्रिटिकल रोल है धरती के टिल्ट को स्टेबलाइज करना। अभी हमारा एक्साइल टिल्ट लगभग 23.5 डिग्री है, लेकिन अगर चांद हट जाए या टूटकर अनस्टेबल हो जाए तो ये टिल्ट ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। कभी 0 डिग्री, नो सीजन्स, कभी 45 डिग्री या उससे ज्यादा, एक्सट्रीम सीजन्स। अब इमेजिन करो, पोल्स पर सीधी धूप पड़ रही है, इक्वेटर पर बर्फ जम रही है, यानी अर्थ का पूरा क्लाइमेट सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि बिना चांद के धरती का टिल्ट केओटिक तरीके से लाखों सालों में बदल सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज अभी बाकी है। अब तक आपने देखा, समुद्र बेकाबू हो गया, मौसम अनस्टेबल हो गया, दिन रात सिस्टम टूट सकता है। लेकिन असली डर अभी शुरू होता है। क्या ये टूटे हुए चांद के टुकड़े धरती से टकरा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये कोई साधारण एस्ट्रॉयड इंपैक्ट नहीं होगा, ये होगा चांद का हमला। और अगर चांद का सिर्फ एक टुकड़ा भी धरती की तरफ आ गया तो क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे, या यही होगा धरती के इतिहास का सबसे बड़ा अंत? आप आसमान की तरफ देखते हो, पहले सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर कुछ अजीब महसूस होता है। चांद का एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पास आ रहा है। आसमान अब सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक वार्निंग बन चुका है। अब एक जरूरी सवाल, क्या सच में चांद का टुकड़ा धरती पर गिर सकता है? वैज्ञानिक रूप से हाँ, लेकिन कैसे? जब इतना बड़ा कोलिजन होता है तो फ्रैगमेंट्स का ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहता। कुछ टुकड़े स्पेस में दूर निकल जाते हैं, कुछ आपस में टकराकर टूटते रहते हैं और कुछ धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्बिटल डीके, यानी वो टुकड़ा धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी खोता है और वो स्पाइरल पाथ में धीरे धीरे धरती की तरफ खींचने लगता है। ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता, कभी कभी इसमें हफ्ते, महीने, यहां तक कि साल भी लग सकते हैं। लेकिन हमारे सिनारियो में ऑर्बिट इतना अनस्टेबल है कि ये प्रोसेस तेज हो जाता है और अब वो टुकड़ा धरती की तरफ गिर रहा है। ये कोई एस्ट्रॉयड नहीं है। अब समझो हम किस लेवल की कैटास्ट्रोफी की बात कर रहे हैं। चांद का डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर है। अगर उसका सिर्फ 5% हिस्सा भी अलग हुआ तो वो फ्रैगमेंट 100 से 300 किलोमीटर तक का हो सकता है। जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को खत्म किया था वो सिर्फ लगभग 10 से 12 किलोमीटर का था, और यहां उससे 10 से 20 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट और मास एक्सपोनेंशियली ज्यादा। यानी ये इंपैक्ट हिस्ट्री का नहीं, प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन लेवल का इवेंट होगा। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, फ्रिक्शन शुरू होता है, आउटर सरफेस लाल गर्म हो जाता है, आसमान आग की तरह चमक उठता है। लेकिन यहां एक क्रिटिकल बात है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म नहीं होगा। छोटे मीटियर्स जल जाते हैं, लेकिन प्लैनेटरी स्केल ऑब्जेक्ट्स सीधे सरफेस तक पहुंचते हैं और फिर एक ऐसा धमाका जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार एनर्जी लगभग 10 की घात 29 जूल तक हो सकती है, यानी अरबों न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा। ये एनर्जी इतनी है
कि पूरे कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इंपैक्ट साइट पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। चट्टानें इंस्टेंटली मेल्ट होकर मैग्मा बन जाएंगी और कुछ मटेरियल सीधे वेपराइज हो जाएगा। यानी जहां टक्कर होगी वहां डिस्ट्रक्शन शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। वहां कुछ भी नहीं बचेगा, ना शहर, ना जमीन, ना जीवन। अगर ये इंपैक्ट ओशन में हुआ तो असली तबाही शुरू होगी। कल्पना करो, 1 से 2 किलोमीटर ऊंची मेगा सुनामी वेव्स हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करेंगी। कॉन्टिनेंट्स के अंदर तक पानी घुस जाएगा। पूरी दुनिया एक ग्लोबल फ्लड जैसी स्थिति में आ सकती है। कोई भी कोस्टल सिटी सेफ नहीं रहेगी। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हर जगह पानी और सिर्फ पानी। इंपैक्ट के बाद एटमॉस्फेयर में डस्ट, ऐश, सल्फेट पार्टिकल्स भर जाएंगे। सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। यह फिनोमिनन पहले भी हो चुका है। जब चिकसुलूब इंपैक्ट हुआ था, डायनासोर्स खत्म हो गए, ग्लोबल टेम्परेचर गिर गया, इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन यहां इंपैक्ट उससे कई गुना बड़ा है। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक फेज। सूरज की रोशनी कम, टेम्परेचर तेजी से गिरना शुरू। कुछ ही महीनों में टेम्परेचर कई जगह -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ओशंस की सरफेस जमने लगती है। रेनफॉल पैटर्न कोलैप्स हो जाता है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये है एक प्लैनेटरी शटडाउन। अब सबसे बड़ा सवाल, खाना। सनलाइट नहीं बराबर, फोटोसिंथेसिस बंद, प्लांट्स मरने लगते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी गिरता है, इकोलॉजिकल चेन टूट जाती है। प्लांट्स, एरो हाइब्रिड्स, एरो कार्निवोर्स, एरो ह्यूमंस, सब एक एक करके कोलैप्स होते हैं। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि अगर सनलाइट लंबे समय तक ब्लॉक्ड रहे तो ग्लोबल फूड सप्लाई कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है। क्या इंसान फिर से सिविलाइजेशन बना सकता है? ये सवाल अब सबसे बड़ा है। शायद हाँ, लेकिन कैसे? एडवांस टेक्नोलॉजी, अंडरग्राउंड सिटीज, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर। लेकिन ये दुनिया अब नेचुरल नहीं रही। ये एक ऐसी धरती है जहां हर चीज आर्टिफिशियल सपोर्ट पर डिपेंड करती है। अब एक ऑनेस्ट साइंटिफिक आंसर, इतना बड़ा इवेंट एक्सट्रीमली रेयर है। लेकिन प्लैनेटरी साइंस हमें यह भी बताती है स्पेस कंप्लीटली सेफ नहीं है। एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स, कोलिजन्स, ग्रेविटेशनल केओस, ये सब रियल है। हमारे सोलर सिस्टम में आज भी कई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो पोटेंशियल खतरा बन सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, आज हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लगातार स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं और बड़े थ्रेट्स को पहले से डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चांद सिर्फ एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट नहीं है, वो है हमारी स्टेबिलिटी, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी एग्जिस्टेंस का हिडन पार्टनर। और अगर वो कभी चला गया तो ये सिर्फ आसमान का बदलाव नहीं होगा, ये होगा धरती की कहानी का अंत। तो अगली बार जब चांद चमके, उसे बस निहारो मत, एक पल के लिए डर भी महसूस करो और खुद से पूछो, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? अगर आप ऐसी ही माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक स्टोरीज, स्पेस डिजास्टर्स और टेरिफाइंग व्हाट इफ सिचुएशंस देखना पसंद करते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम आपको दिखाते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी कॉस्मिक घटना भी पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है। स्पेस साइंस, एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स, मून मिस्ट्रीज, माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, सब कुछ मिलेगा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ। और याद रखो, आज रात जब तुम चांद को देखोगे, शायद पहली बार, तुम्हें उससे डर महसूस होगा। सब्सक्राइब टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगली कहानी शायद हमारी दुनिया का अगला अंत हो।